Myself Manju Suthar, lecturer, costume designing and dressmaking, Government Women Polytechnic College, बीकानेर। बच्चों आज हम PME की यूनिट नंबर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2.1 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी हमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट यूनिट में हम बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस जो होता है वो कई तरह का होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी जो व्यावसायिक संगठन है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से इनको टोटल 6 तरीकों में बांटा गया है। 6 टाइप्स के अंदर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। हिंदी में इसको कहा जाता है एकल व्यापार। बिजनेस का ये सबसे प्राचीनतम तरीका है, व्यापार करने का सबसे पुराना तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, वही व्यक्ति बिजनेस के अंदर अपनी पूंजी लगाता है, बिजनेस के सारे कार्यों को संभालता है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे परचेजिंग का या सेल्समैनशिप का या बैंकिंग हो। बिजनेस से रिलेटेड सभी कार्यों को वही व्यक्ति पूरा करता है और बिजनेस में जो लाभ होता है या बिजनेस में जो हानि होती है उस पर उसी एक व्यक्ति का अधिकार रहता है। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो बिजनेस को कैरी ऑन करने में सक्षम नहीं रह पाता है तो उसके बाद इस बिजनेस की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह का जो बिजनेस होता है उसे हम कहते हैं सोल या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आप लोगों के कई बार आपने देखी होगी, कई किराने की दुकानें होती है जिनको एक व्यक्ति चलाते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा संचालित होते हैं, या पार्लर का या बुटीक का जो बिजनेस है जिसको सिर्फ एक ही व्यक्ति चला रहा है। तो एक ही व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले समस्त बिजनेस जो है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस का जो हमारा दूसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांस वर्जन है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक ही व्यक्ति बिजनेस चला रहा था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा यानी कि 2 से लेकर के 50 तक के व्यक्ति हो सकते हैं। वो व्यक्ति अगर आपस में मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है। मतलब मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं और इतने व्यक्तियों द्वारा मिल करके जो बिजनेस शुरू किया जाएगा वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या जो एकल व्यवसाय होता है उसका जो पंजीकरण होता है वो करवाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगर फिर भी इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही सिंपल वे है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी होता है। इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है। उसके अंतर्गत एक पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है, यानी एक अनुबंध तैयार किया जाता है। उसके अंदर ये पूरा लिखा जाता है कि कितने व्यक्ति पार्टनर हैं, किसका कितना हिस्सा होगा, कौन सा व्यक्ति क्या काम संभालेगा, यानी अनुबंध की सारी शर्तों का उसके अंदर विस्तार से वर्णन होता है। जब वो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है और इस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ही पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लीगली कानूनी रूप से बाउंड होने के कारण सभी इसके पार्टनर्स के हितों का संरक्षण हो, किसी का अहित ना हो। ठीक है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसके अंदर सारे पार्टनर्स मिल करके पैसा लगाते हैं। वो लोग इसके बिजनेस के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व लेते हैं और साथ ही इसमें होने वाले लाभ और हानि के लिए भी वो बराबर के उत्तरदायी होते हैं। जो लाभ और हानि का जो उनके अंदर बंटवारा किया जाता है वो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत जो शर्तें रखी गई हैं उन्हीं के अंतर्गत उनका लाभ और हानि का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। थर्ड टाइप है ये, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। यह बिजनेस का ऐसा प्रारूप है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसको ये भी एक बहुत ही पुरातन प्रारूप है और विश्व के अन्य क्षेत्रों में इस तरह का बिजनेस नहीं पाया जाता है। इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं बनाए गए हैं। इंडियन हिंदू लॉ जो है वही इस पर लागू होता है। पुराने समय में क्या होता था कि जो व्यवसाय है वो पूरे संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ संचालित किया जाता था। वर्तमान में भी ये प्रचलन में है। बहुत सी ऐसी बिजनेस फैमिलीज आप लोगों को पता होंगी जो
पूरे सभी सदस्य एक ही फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अधिकतम 3 पीढ़ियां हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर संलग्न रह सकती है। सामान्य तौर पर जो फैमिली का जो सबसे एल्डर पर्सन होता है वो इस बिजनेस का क्या होता है, कर्ता धर्ता होता है, और बाकी सभी सदस्य जो होते हैं उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो मेन जो उसका सदस्य और जो सबसे एल्डर सिटीजन होता है, सदस्य होता है, उसको कहा जाता है कर्ता, और कर्ता के अंडर में सारे व्यक्ति, सारे सदस्य जो परिवार के हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो फोर्थ टाइप है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वर्तमान में बिजनेस का सबसे प्रचलित स्वरूप है। ठीक है, वर्तमान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसी आधार पर बनाई जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स की पूंजी को एकत्र किया जाता है और उससे एक कंपनी बनाई जाती है। इसके लिए जो कंपनी बनाई जा रही है उसके अंदर जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर के रूप में एक पार्ट, इसका कंपनी का एक भाग खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं, और वो पैसा ही कंपनी की पूंजी के रूप में काम में लिया जाता है और उससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। कंपनी के बिजनेस करने से जो लाभ या हानि होता है वो उसके शेयर होल्डर्स में उनके भाग के हिसाब से बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पैसे लगाने वाले होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जो कंपनी चलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सिलेक्शन होता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहकारी संस्थाएं। ये बिजनेस का एक नवीनतम प्रारूप है जो बहुत पुराने समय से प्रचलन में नहीं था, और इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के बाद में ही ये अपने वर्तमान स्वरूप में प्रचलन में आया है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक ही फील्ड से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आपस में अपनी स्वेच्छा से मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, और सहकारी संस्थाओं का जो ग्रुप होता है उनका एक ही मोटो होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक सब के लिए, सब एक के लिए। ठीक है, यानी ये जो उनके बीच में जो ग्रुप बना है, जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, वो अपने सदस्यों के हित को या सदस्यों के लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करती है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी इसके अंदर जो भी इसके मेंबर होंगे ना वो सारे प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू वो रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। जैसे अगर एक प्रोड्यूसर था वो मंथली 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल खरीद रहा है, और 100 पीपल्स की, 100 प्रोड्यूसर्स की उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और उसके साथ में सारे सदस्यों का जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो एक साथ बल्क में खरीदा जाता है। तो जब बल्क में खरीदा जाएगा तो क्या होगा, नेचुरली उनकी कीमतें कम हो जाएगी और सभी व्यापारियों को एक साथ कम कीमत में एक अच्छा रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। यानी सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो संस्था काम करती है उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है हमारा 6th टाइप, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं PSUs। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। हिंदी में इसको कहा जाता है सार्वजनिक उपक्रम। देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब सरकारी क्षेत्र द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट या सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण होता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि इसके शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के अंदर बंटे हुए हैं। जो PSUs जो होती हैं इनके शेयर्स का 51%, मिनिमम 51% जो होता है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में होता है, यानी सरकार के नियंत्रण में होता है। यानी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो सरकार के अंदर, उसके शेयर सरकार के पास में होते हैं। तो ये कंपनी पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहती है। यहाँ का जो वर्क होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। बाकी के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अक्सर अपने क्षेत्र में ये बहुत मतलब ये होता है कि जैसे आप कोल के बारे में बात करो, एक PSU है कोल इंडिया नाम से,
तो कोल इंडिया का कोल के फील्ड में 82% का बिजनेस ओनली कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। मतलब अपने क्षेत्र के अंदर उनका कितना प्रभुत्व है, ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है वो होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। साथ ही इनका जो प्रॉफिट होता है, इसके प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो समाज के कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाता है। तो पीएसयूज जो होती है वो सार्वजनिक उपक्रम है जो सरकारी नियंत्रण के द्वारा चलाए जाते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़े कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। 6 तरह के जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, संक्षिप्त में आपको समझाया है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें हम जो बिजनेस है हमारे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।